16 फरवरी को केआईआईटी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रूम में एक डेड बॉडी मिलती है। 21 ईयर ओल्ड नेपाली स्टूडेंट प्रकृति लामसाल की। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना किसी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के उस डेड बॉडी को उस रूम से बाहर निकाला, जबकि प्रोटोकॉल के मुताबिक पुलिस और फॉरेंसिक्स टीम वहां पर आती और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती। इसके बाद प्रकृति के पेरेंट्स को एक ऐसी कॉल जाती है जो शायद किसी भी पेरेंट्स के लिए किसी नाइटमेयर से कम ना हो। और वहीं यूनिवर्सिटी के ग्रुप चैट के स्क्रीनशॉट वायरल होते हैं जिसमें इस बात का जिक्र था कि प्रकृति को पहले यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में मोलेस्ट किया गया और फिर उसका मर्डर किया गया, और दूसरी ही तरफ इसे सुसाइड का नाम दिया जा रहा है। लेकिन यदि ये एक सुसाइड था तो यूनिवर्सिटी वाले इसे इतना छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे थे। एक ऑडियो क्लिप भी वायरल होती है जिसमें ये लड़का प्रकृति को बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा था। मेरे मुंह मत लग, मत सच बताना, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, खाली जब आती चली आती है। मेरी मैंने स्टार्ट किया सर, माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग से। अरे कुछ माफ कर दो। बोल से बड़ा मुंह चलता था। इस इंसिडेंट के बाद यूनिवर्सिटी में मास प्रोटेस्ट होना चालू हो गए और अब ये बात इतनी ज्यादा डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल हो गई कि नेपाल के पीएम ने इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन और स्ट्रॉन्ग ट्वीट किया। हेलो, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे वर्सो टाइप। लेट्स गेट इनटू द केस ऑफ प्रकृति लामसाल केस। प्रकृति 20 साल की थी। वो नेपाल के काठमांडू की रहने वाली थी। अपनी बीटेक की पढ़ाई करने के लिए वो नेपाल से इंडिया आती है और केआईआईटी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेती है। वो 3rd ईयर कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट थी। प्रकृति का नेचर काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। वो लोगों से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। अपनी दुनिया में खुश रहने वाली प्रकृति का सपना था आईटी सेक्टर में अपना कैरियर बनाना और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज में प्रकृति की मुलाकात आद्विक श्रीवास्तव से होती है। आद्विक एक 21 साल का लड़का था और वो उसी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था और वो भी एक 3rd ईयर स्टूडेंट था। इन दोनों की मुलाकात होती है, फिर धीरे धीरे दोस्ती होती है और एक गहरे रिलेशनशिप में चेंज हो जाती है। शुरुआत में तो हर एक चीज़ प्यारी सी कहानी की तरह लग रहा था, हंसी मजाक, रात भर बातें करना। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था चीज़ें बदलना शुरू हो गई थी। अब ये प्यार ओवर पॉजिटिवनेस में चेंज होने लगा था। छोटी छोटी बातों पर हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुआ करते थे और अब प्रकृति डिप्रेशन और एंजाइटी में रहने लगी थी। अब ये टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन आद्विक प्रकृति का पीछा नहीं छोड़ता है। वो उसे मोलेस्ट करता है उस पे फेवर्स और फिजिकल होने के लिए, और ये धमकियां देता है कि यदि उसने हामी ना भरी तो वो उसके और प्राइवेट फोटोज को वायरल कर देगा। प्रकृति इन सब चीजों से परेशान होकर आईआरओ में आद्विक के खिलाफ कंप्लेन करने को चाहती है। आईआरओ यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस। और वो वहाँ ये कहती है कि आद्विक उसे लगातार मोलेस्ट करता है, उसके साथ फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट कर रहा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। संडे के दिन 2 बजे के आसपास प्रकृति अपनी मम्मी को कॉल करती है और अपनी मम्मी को कहती है कि वो एक फेस्ट में जा रही है और वो यदि कॉल ना कर पाए तो इस चीज़ पर परेशान ना होने के लिए। लेकिन उसकी माँ को इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं था कि ये उनकी प्रकृति के साथ आखिरी कॉल होने वाली है। शाम होती है, प्रकृति अपने हॉस्टल के रूम में जाती है। वो रूम के डोर को अंदर से लॉक करती है। उसकी रूममेट ने देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है और उसने बार बार नॉक किया लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला और उसे अनहोनी की शंका होने लगी। जब शोर मच गया तो हॉस्टल की लड़कियों ने गेट को तोड़ने की कोशिश की और जब दरवाज़ा टूट गया जो देखा गया उसने सभी के होश उड़ा दिए। रूम के अंदर सीलिंग फैन से लटकी हुई थी प्रकृति की लाश। 5:30 बजे के आसपास यूनिवर्सिटी वालों ने प्रकृति के पेरेंट्स को कॉल किया और कहा कि आपकी बेटी ने लिया है। ये सुनते ही उनका दिल दहल गया और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो दौड़े भागे तुरंत नेपाल से इंडिया के लिए आ गए। और अब यहीं से सारी कंट्रोवर्सी शुरू होना चालू हो गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम के आने से पहले ही यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उस बॉडी को उस रूम से बाहर निकाल दिया, जबकि प्रोटोकॉल के मुताबिक पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहां आती और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती। पुलिस और फॉरेंसिक्स के आने से पहले ही क्राइम सीन को डिस्टर्ब किया गया, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि यूनिवर्सिटी वाले कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये हुआ तो यूनिवर्सिटी के नेपाली स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और इसके बाद एक फॉल्स स्टेटमेंट रिलीज किया गया जिसमें ये लिखा हुआ था, प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स ने ओनर को मारा है।
इसके बाद यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज़ ने बाउंसर्स और गार्ड्स बुलाए और स्टूडेंट्स को पिटवाया। इन सब स्टेप से ये बात जाहिर था कि वो लोग प्रोटेस्ट दबाना चाह रहे हो। जहाँ मेल स्टूडेंट्स को बाउंसर और गार्ड से पिटवाया जा रहा था, वहीं फीमेल स्टूडेंट्स को फीमेल फैकल्टी कुछ ऐसे शब्द कह रही थी। 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट स्टूडेंट्स का सवाल ये था कि प्रकृति के पेरेंट्स के आने से पहले ही उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए क्यों भेज दिया गया। उसके पेरेंट्स के आने का वेट करना चाहिए था। और सबसे फिसी बात तो ये थी कि इस पोस्टमार्टम को यूनिवर्सिटी के ही हॉस्पिटल KIMS में किया गया। और ये चीज़ स्टूडेंट्स के सवाल और गुस्से को और बढ़ा रहा था। इसके बाद सारे बच्चों को इकट्ठा किया जाता है और पुलिस एक स्पीच देती है कि क्राइम सीन को किसी को देखने नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये फॉरेंसिक्स का काम है। लेकिन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये था कि यदि क्राइम सीन को डिस्टर्ब नहीं किया गया है तो हम में से किसी एक को भी देखने क्यों नहीं दिया जा रहा है। और फिर यूनिवर्सिटी वालों ने सारी बेशर्मी की हदें तब पार कर दी जब उन्होंने एक नोटिस जारी किया कि यूनिवर्सिटी सिर्फ नेपाली स्टूडेंट्स के लिए बंद है एक लंबे और पर्टिकुलर टाइम तक। एंड फिर इसके 1 घंटे बाद हॉस्टल खाली करने का ऑर्डर दिया गया। जहाँ हॉस्टल के गार्ड्स बाहर से गुंडे आते हैं, उन्हें बहुत मारते पीटते हैं और हॉस्टल खाली करने को कहते हैं। एंड फिर सारे नेपाली स्टूडेंट जो अप्रॉक्स 800 थे, इनको एक बस में भर के कटक और भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के आसपास छोड़ दिया जाता है। कुछ लोग तो बिना टी शर्ट के, बिना चप्पल के थे और कुछ के पास तो टिकट के पैसे भी नहीं थे जाने को। जब ये टेंशन और बढ़ने लगी तब इस इशू ने इंटरनेशनल लेवल पर ध्यान खींचना शुरू कर दिया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP ओली शर्मा ने इस पर एक सीरियस ट्वीट किया और डिमांड किया कि उनके स्टूडेंट्स के साथ हो रहे इनजस्टिस के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले। जब ये पूरा मामला आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा और कॉलेज की जम के बदनामी होने लगी तो उन्होंने एक विक्टिम कार्ड खेला। जिस यूनिवर्सिटी वालों ने कुछ टाइम पहले ये नोटिस जारी किया था, अब उन्होंने एक और नोटिस जारी किया कि जिन जिन स्टूडेंट्स को जाने को कहा गया था वो वापस से आ जाए। हम लोग स्टूडेंट्स को माफ़ कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ सारी गलती स्टूडेंट्स की थी और सारा इल्ज़ाम यूनिवर्सिटी वालों ने स्टूडेंट्स पर थोप दिया। और फीमेल्स को अलग नोटिस दिया गया जिसमें ये लिखा हुआ था कि वो सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे और किसी भी प्रोटेस्ट या मार्च जैसी एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होंगे और जो भी गलतियां उन्होंने की है वो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। और ये लिखा था कि स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको दोबारा से कॉलेज में ले लिया जाए। मतलब कि नोटिस भी ऐसा जारी किया गया जिससे ये लगे कि सारी गलतियां स्टूडेंट्स की थी, यूनिवर्सिटी वालों का कोई भी दोष नहीं था। लेकिन बस इतने ही कवर अप से काम नहीं बनने वाला था। 2 सिक्योरिटी स्टाफ, 2 हॉस्टल स्टाफ और एक IRO के सीनियर को सस्पेंड किया और पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। लेकिन इसके कुछ घंटों बाद ही इन्हें बेल भी मिल गई। और जो फीमेल फैकल्टीज़ ने स्टूडेंट से बदतमीजी की थी उनका अपोलॉजी वीडियो भी ऑनलाइन किया गया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके सर पर बंदूक रखा गया हो और उन्हें बोलने को कहा जा रहा हो। उनके चेहरे को जरा भी देखकर ये नहीं लग रहा था कि उन्हें पछतावा है। I want to take a moment to apologize for my recent remarks regarding Nepal. Any of my statements has hurted the sentiment of my Nepali students or people of Nepal. I apologize for it sincerely. और वहीं आद्विक श्रीवास्तव जो मेन एक्यूज्ड है, वो प्रकृति के डेथ के 2 घंटे पहले से वहां भागने की कोशिश कर रहा था। उसके पास से फ्लाइट्स के टिकट बरामद होती है एंड आद्विक को डिटेन किया गया और उसे जुडियल कस्टडी में लिया गया 14 डेज के लिए। एंड फिर यूनिवर्सिटी के ग्रुप चैट के स्क्रीनशॉट वायरल होते हैं जिसमें ये लिखा हुआ था कि आद्विक ने पहले प्रकृति के साथ यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में मोलेस्ट किया और फिर उसका मर्डर किया गया। लेकिन ये बात अभी वेरीफाई नहीं हुई है। सो दैट इज़ फॉर द टुडे। स्टे सेफ। थैंक यू।